जय हिंद दोस्तों। दुनिया में इस तरह कोई महान विद्वान नहीं हुआ। दुनिया में इस तरह कोई महान विद्वान नहीं हुआ। ईमानदार तो बहुत हुए लेकिन ईमान नहीं हुआ। ईमानदार तो बहुत हुए लेकिन ईमान नहीं हुआ। वैसे तो मसीहा बनकर बहुत आए हैं हिंद में। वैसे तो मसीहा बनकर बहुत आए हैं हिंद में, लेकिन अम्बेडकर जैसा कोई महान नहीं हुआ। लेकिन अम्बेडकर जैसा कोई महान नहीं हुआ। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गौतम जीएस सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ऐसे व्यक्तित्व की बात करेंगे, ऐसे महान व्यक्तित्व की बात करेंगे जिन्होंने कहा था शिक्षा को शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और जिन्होंने शिक्षा के महत्व को बताते हुए कहा कि कलम की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है। कलम की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है। मैं ऐसे ही महान व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं जिनका नाम आप समझ चुके होंगे। मैं जिनकी बात कर रहे हैं वे है भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मैं किनकी बात कर रहे हैं? संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा के महत्व को बहुत बढ़ावा दिया, जिन्होंने समाज में महिलाओं को सम्मान देने के लिए अनेक प्रयास किए, जिन्होंने समाज में महिलाओं को सम्मान देने के लिए, महिलाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए और दलित वर्ग में उनका जन्म होने के नाते जिस तरह से उनका समाज में शोषण हो रहा था, जिस तरह से अछूत कहे जा रहे थे और अछूतों का जिस तरह से समाज में शोषण हो रहा था, उन सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन ऊंचाइयों पर गए, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति शायद मुश्किल ही पहुंच पाएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक निचले समाज से उठ करके, एक निचले पायदान से उठ करके अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन की कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करने वाले ऐसा कोई दूसरा शायद बहुत मुश्किल है। जो उस समय जैसे हालात थे, उन हालातों में ऐसा काम करना बहुत असंभव कार्य था। और वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जैसे महान विद्वान, जो जिन्हें हम आज बोलते हैं, जिन्हें महान शिक्षाविद बोलते हैं, महान कानून के ज्ञाता बोलते हैं, महान समाज शास्त्री बोलते हैं, महान अर्थशास्त्री बोलते हैं, उन्होंने ये काम सफल करके दिखाया। और उन्होंने अपने लिए तो सफल करके दिखाया ही, लेकिन करोड़ों दलितों के लिए, करोड़ों दबे कुचले जो दलित समाज था, उन भाई बहनों के लिए उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया, एक रास्ता बनाने का भी काम किया। अपने माध्यम से एक रास्ता बनाने का भी काम किया। अपने जीवन में अम्बेडकर जी तमाम शोषणों को सहते हुए भी वो किस तरह से आगे बढ़े, उन्होंने इन ऊंचाइयों के कैसे हासिल किया, इन ऊंचाइयों को हासिल करने में कहां उन्हें कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और उन्होंने किस तरह से कम आयु में ही उनकी 9 वर्ष की आयु में अम्बेडकर जी का विवाह हो गया था। और 1906 ईस्वी में अम्बेडकर जी का विवाह हुआ। 1935 ईस्वी में उनकी पत्नी रमाबाई जी का निधन हो गया। तो ऐसी स्थिति में और उनके जन्म के बाद उनके पिताजी का भी ज्यादा दिन तक उनके पिताजी भी नहीं चले, पिताजी का भी निधन हो गया और जन्म के बाद माता जी का भी निधन हो गया। तो परिवार की ऐसी स्थिति में भी उन्होंने कैसे शिक्षा के प्रति जागरूकता और लगाव रखी। और एक उस माहौल में जब अछूत कहा जाता था तब उन्होंने आगे बढ़ने के लिए कैसे अपने मन में विचार लिया, कैसे अपने मन में विचार ग्रहण किया, वो सब बातें हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय, इनका जन्म हुआ था महार जाति में। तो बताया जाता है कि महार जाति में ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, पहले ऐसे छात्र थे जिन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, क्योंकि उस समय जो दलित वर्ग के लोग थे या जो महिलाएं थी, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक स्थानों से पानी पीने का अधिकार नहीं था। ऐसे अधिकार जो है मानव को सम्मानजनक जीवन दिलाते हैं, वे सब अधिकार
हमारे पास या दलित वर्ग के लोगों के पास नहीं थे। बहुत से भारतीय ऐसे थे जिनके पास अधिकार नहीं थे। तो इन सब कठिनाइयों का सामना करते हुए भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैसे आगे बढ़े और उन्होंने एक जीवन रूपी संघर्ष की, कैसे अपनी नई कहानी लिखी और देश के करोड़ों लोगों, देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणादायक बने, वो सब आज जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्हें विद्यालय में क्लास के बाहर, कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था। क्लास के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वे महार जाति से थे, क्योंकि वे निचले पायदान से गए थे, निचली जाति से गए थे। बेशक इनके पिताजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, लेकिन इनका परिवार थोड़ा आर्थिक स्थिति सही भी थी। विद्यालय में एडमिशन मिल गया, लेकिन वहां भी इनके साथ अपमानजनक बर्ताव किया जाता था। अगर विद्यालय में, मैंने अभी बताया कि इन्हें सार्वजनिक स्थानों पर पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। अगर विद्यालय में किसी दिन चपरासी, जिसे पियोन बोलते हैं, अगर वो नहीं आते थे तो पूरे दिन जो दलित समुदाय के लोग थे, या जो निचली जाति के लोग बच्चे थे पढ़ने जाते थे, वो प्यासे रह करके पढ़ते थे। प्यासे रह करके, क्यों है तो वो भी छात्र हैं, और वो छात्र जो सवर्ण लोग थे, जो सवर्ण लोगों के बच्चे थे, वो अपनी मन मर्जी से पानी पीते थे, मन मर्जी से खेलते थे, घूमते थे, पढ़ते थे, लेकिन इनके ऊपर प्रतिबंध लगे थे। इन्हें अपने हाथ से लेकर पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। ये सब स्थिति इन्होंने अपने समाज में देखी। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंदर ये सब विचार आए कि जब हमारे समाज की स्थिति ऐसी बनी रहेगी तो आगे हमारा समाज उन्नति कैसे कर पाएगा, और जब उन्नति नहीं कर पाएगा तो हमारा समाज हमेशा ऐसे ही शोषण सहता रहेगा। ना हम मंदिर में पूजा पाठ कर सकेंगे, ना हम पानी पीने के लिए कहने उतना सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकेंगे, ना मंदिरों में जा सकेंगे, ना हम पढ़ाई कर सकेंगे। तो ऐसे एक बेगार के रूप में दूसरों के लिए काम करते रहेंगे, हमेशा अपमान का घूंट सहते रहेंगे। तो इन सब परिस्थितियों से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निकल करके कैसे भारत के संविधान निर्माता बने, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश का उन्होंने संविधान बनाया, सबसे मुख्य समिति के अध्यक्ष बने। ये सब बातें इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रांत में हुआ था, जिसे मध्य प्रदेश बोलते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? यूनाइटेड किंगडम। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? यूनाइटेड किंगडम। वैसे ही मध्य प्रदेश था, उसे पहले मध्य प्रांत बोलते थे। तो मध्य प्रदेश वाले इलाके में महू नामक स्थान पर हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है? महू, मध्य प्रदेश, जिसे मध्य प्रांत बोलते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के समय। लेकिन ये स्थायी निवासी थे, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। रत्नागिरी जिले में स्थायी निवासी थे। रत्नागिरी जिले में एक गांव, उन्हीं के नाम पर एक गांव है, अंबा दावेकर। कौन से गांव के थे? अंबा दावेकर। रत्नागिरी जिले में अंबा दावेकर गांव के निवासी थे। ये कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। माता का नाम क्या था? भीमाबाई। भीमाबाई की 14वीं संतान थे। इनके 14 में से लास्ट तक जाते हैं 3 भाई बहन बचे, और बाकी सब भाई बहनों की इनकी मृत्यु हो गई। तो जीवन में इन्होंने बहुत से दुख देखे। उन दुखों का सामना करने के लिए इन्होंने बहुत बड़े बड़े संघर्ष किए। उन संघर्षों के कारण, उन संघर्षों ने ही इन्हें महान बनाया है। और उन संघर्षों को ही आज हम पढ़ रहे हैं या हम पढ़ा रहे हैं। इनके संघर्षों को हम याद कर रहे हैं। इनके जो जीवन में ये जिस स्टेज से गए थे, जिस आधार से गए थे, और कितनी ऊंचाई तक पहुंचे, ऐसा शायद दूसरा व्यक्ति असंभव है। ऐसी ऊंचाई तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम हो जाता है।
तो माता का क्या नाम था? भीमाबाई नाम था। और पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल। पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल नाम था, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। कौन से पद पर थे? सूबेदार। और गुरु का नाम था, बहुत अच्छे गुरु थे जिनका नाम था ब्राह्मण कृष्ण केशव अम्बेडकर। कृष्ण केशव अम्बेडकर। और भीमराव अम्बेडकर के बचपन का नाम था भीमा और भीम। भीमा और भीम, इनके बचपन का क्या नाम था? भीमा और भीम। तो जो ब्राह्मण इनके गुरु थे वो इनसे बहुत ज्यादा लगाव था, उनका इनसे बहुत ज्यादा लगाव था। तो वो समझ रहे थे कि इस समाज में जो दलित हैं या फिर जो निचली जाति के लोग हैं उनका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, बहुत ज्यादा अपमान होता है। तो उन्होंने क्या किया, अपना सरनेम अम्बेडकर हटा करके और इनके नाम के साथ लगा दिया। इनके नाम के साथ जोड़ दिया, अम्बेडकर जी के नाम भीमराव जी के साथ जोड़ दिया, तभी से ये बन गया भीमराव अम्बेडकर। भीमाबाई इनकी माता का नाम भीम आया इनकी माता जी से, और रामजी राव सकपाल, भीमराव राव आया इनके पिताजी से, और अम्बेडकर इनके गुरु थे। कृष्ण केशव अम्बेडकर सरनेम मिला इनके गुरु से। तो इनकी पहली शादी हुई 1906 ईस्वी में। किनसे हुई थी? रमाबाई से। 9 वर्ष की थी जब इनकी शादी हुई थी, तब इनकी पत्नी 9 वर्ष की थी। 1906 ईस्वी में पहली शादी हुई और रमाबाई की 1935 ईस्वी में मृत्यु हो गई। 1906 ईस्वी में शादी हुई और 1935 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इनकी दूसरी शादी हुई थी जब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे, संविधान सभा में काम करने लगे। इन्होंने दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, और विशेषकर दलितों और महिलाओं का पहले लक्ष्य था, लेकिन बाद में जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, जब ऐसी स्थिति बन गई, तो इन्होंने जो संविधान दिया है वो पूरे देश के लिए दिया है। संविधान पूरे देश के लिए ही बनाने का काम किया है। सविता अम्बेडकर जी ने 1948 ईस्वी में शादी की थी। सविता अम्बेडकर ये ब्राह्मण महिला थी सविता अम्बेडकर, और इनसे 1948 ईस्वी में शादी की थी। दोस्तों आगे हम बात करेंगे इनकी शिक्षा की। तो बताया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास 32 डिग्रियां थी। कितनी डिग्रियां थी? 32 डिग्रियां। सबसे पढ़े लिखे इंसान थे कौन? डॉक्टर भीमराव। सबसे अधिक पढ़े लिखे इंसान थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और कहा इस समाज के लोगों को पढ़ने का अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन अपने संघर्ष के कारण सबसे अधिक पढ़े लिखे इंसान बन गए। और इन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल बम्बई से 10वीं पास की। एल्फिंस्टन हाई स्कूल बम्बई से 10वीं पास की, और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से बीए किया। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से क्या किया? बीए किया। और आगे जब बीए और एल्फिंस्टन हाई स्कूल से इन्होंने 10वीं 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की, उसके बाद इनकी मुलाकात हुई दादा। जब ये 10वीं क्लास में थे, तब ये पार्क में अपने जहाँ आवाजाही ज्यादा लगी रहती थी, अपने अकेले बैठे रहते थे, केवल और केवल पढ़ाई से ही मतलब रखते थे। ज्यादा किसी से ना फ्रेंडशिप थी, ना दोस्ती, कहने मतलब दोस्ती फ्रेंडशिप कुछ भी नहीं था, अपने पढ़ाई से ही मतलब रखते थे। तो एक बार ये पार्क में बैठ करके पढ़ रहे थे, तो दादा केलुस्कर नामक समाज सुधारक, ये एक भले इंसान कह सकते हैं, ये इनके पास पहुंचे और बोले कि तुम अकेले यहाँ बैठ करके क्यों पढ़ रहे हो? लाइब्रेरी या पुस्तकालय में बैठ करके पढ़ो, वहां पर अनेक किताबें हैं, अच्छे कहने मतलब हाँ अच्छे बैठने की व्यवस्था सही है, वहां बैठ करके पढ़ो। तो उन्होंने इनकी बातें, अम्बेडकर साहब की बातें सुनकर के पता लगा लिया कि ये निचली जाति के हैं, या कहने मतलब निचले समुदाय से आते हैं, इसलिए इनके अंदर एक भय है, एक डर भरा हुआ है, इसलिए ये वहां पर नहीं जा रही है। तो पार्क में जो दादा केलुस्कर थे उनसे इनकी बातचीत हुई, तो दादा केलुस्कर समझ चुके थे कि ये इंसान ऐसा है जो दुनिया में अपना नाम हासिल करेगा, कोई ना कोई स्थान हासिल करेगा और ऊंचाइयों पर जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, एक बुद्ध की जीवनी की पुस्तक इन्हें दे गए थे। कौन? दादा केलुस्कर साहब। ये बुद्ध की जीवनी की पुस्तक दे गए थे। कहां पर दे गए? पार्क में। कब? जब ये हाई स्कूल कर रहे थे, तब बुद्ध की जीवनी इन्हें दे गए थे।
पढ़ने के लिए बुद्ध की जीवनी दे गए। आगे इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से बीए किया है और दादा कैलिस्टर ने ये जानते थे कि ये व्यक्ति दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा और हमारे देश का, हमारे और अपने समाज और महिलाओं का, कहने का मतलब पूरे देश का आगे उज्जवल भविष्य ये कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, 1913 ईस्वी में क्या किया, अमेरिका गए। 1913 ईस्वी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमेरिका गए। किसकी सहायता से? बड़ौदा गायकवाड़ सयाजी राव की सहायता से। बड़ौदा के गायकवाड़ थे, एक परिवार चलता था पहले, जैसे सिंधिया, होलकर और गायकवाड़, ये परिवार चलते थे। ये देसी रियासतें थी। कौन सी रियासतें थी? देसी रियासतें। तो बड़ौदा में गायकवाड़ नामक परिवार था, उसमें शासक थे सयाजी राव तृतीय। तो इन्होंने स्कॉलरशिप पर कहाँ भेजा था? अमेरिका भेजा था। किसके कहने पर? दादा कैलिस्टर के कहने पर। दादा कैलिस्टर एक जाने अच्छे समाज सुधारक थे, जाने पहचाने व्यक्ति थे। तो उन्होंने सयाजी राव से अम्बेडकर के बारे में बताया और कहा ये बच्चा बहुत पढ़ने में होशियार है, टैलेंटेड है, इसे अगर आगे भविष्य में पढ़ाई मिल जाती है तो ये अपने देश का नाम रोशन करेगा। तो दादा सयाजी राव ने क्या किया? सयाजी राव तृतीय ने क्या किया? 25 रुपए प्रति महीना के हिसाब से, 25 रुपए प्रति महीना के हिसाब से इन्हें स्कॉलरशिप दिया। किसके लिए? पढ़ाई के लिए। और कहाँ भेजा? अमेरिका भेजा। तो अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की। उसके बाद जब लौट रहे थे तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी और डीएससी की उपाधियां प्राप्त की। एमएससी मास्टर ऑफ साइंस, डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस, एमए मास्टर ऑफ आर्ट, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी और बैचलर ऑफ आर्ट। एक तरफ तो आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, एक तरफ आर्ट के विषय पढ़ रहे थे, दूसरी तरफ ये विज्ञान के विषय पढ़ रहे थे। एक तरफ अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र पढ़ रहे थे, दूसरी तरफ ये विज्ञान से संबंधित विषय भी पढ़ने का काम कर रहे थे। बहुत ज्यादा टैलेंट, दिमाग के व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। आगे ग्रेट एम्स से इन्होंने कानून की पढ़ाई की, बैरिस्टर लॉ की पढ़ाई की। किसकी पढ़ाई की? बैरिस्टर की पढ़ाई की, कानून की पढ़ाई की। कौन सी कॉलेज से? लंदन में ही है, इंग्लैंड में है। ग्रेट एम्स से कानून की पढ़ाई की। एक तरफ कानून की पढ़ाई कर रहे हैं और साइंस के विषय भी पढ़ रहे हैं, आर्ट के विषय भी पढ़ रहे हैं। ये बहुत ज्यादा जीनियस माइंड के व्यक्ति थे। और इसी बीच में क्या हुआ? 1913 में जब ये अमेरिका गए तो 1913 ईस्वी में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनके पिता की मृत्यु कब हो गई? 1913 ईस्वी में पिताजी की भी मृत्यु हो गई। तो और ज्यादा जीवन में संघर्ष आ गया और ज्यादा कठिनाइयां आने लगी। जब पिताजी की मृत्यु हो गई तो और ज्यादा कठिनाइयां आने लगी। तो यहाँ पर मैंने बताया दादा कैलिस्टर जी ने इन्हें बुद्ध की जीवनी पार्क में प्राप्त करवाई। और जब ये अमेरिका गए थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तो नवल नामक पारसी एक व्यक्ति था, पारसी व्यक्ति था जिसका नाम था नवल। वे पूरे जीवन भर इनके मित्र रहे, पूरे जीवन भर अम्बेडकर साहब के मित्र रहे। और इन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति महान नहीं बन सकता है। नवल की बात है ये। तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति महान नहीं बन सकता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति महान बनने वाले व्यक्ति को योगदान दे सकता है। इन्होंने क्या कहा था? बहुत समझने की बात है कि प्रत्येक व्यक्ति महान नहीं बन सकता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इतना तो कर सकता है कि जो व्यक्ति महान बन रहा है उसमें अपना योगदान दे सकता है। प्रत्येक व्यक्ति भगत सिंह नहीं बन सकता है, प्रत्येक व्यक्ति गांधी नहीं बन सकता है, लेकिन गांधी बनाने के लिए योगदान तो दे सकता है, सहारा तो दे सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस नहीं बन सकता है, प्रत्येक व्यक्ति आजाद नहीं बन सकता है, लेकिन आजाद जैसे व्यक्तियों को बनाने में सहारा दे सकता है, अपनी मदद कर सकता है। तो ये विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति महान नहीं बन सकता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति महान बनने वाले व्यक्तियों को योगदान दे सकता है।
आगे 1913 ईस्वी में अमेरिका गए, बड़ौदा गायकवाड़ सयाजीराव तृतीय ने स्कॉलरशिप दिया। कितने रुपए? 25 रुपए महीना के हिसाब से। 25 रुपए, तब 25 रुपए भी बहुत होते थे, 25 रुपए भी बहुत होते थे। आगे जब ये पढ़ाई पूरी करके आए तो 1920 ईस्वी में इनकी पढ़ाई को देख करके और समाज को देख करके इन्होंने कोल्हापुर के साहू की सहायता से 1920 ईस्वी में कोल्हापुर के साहू की सहायता से क्या किया? मूक नायक नामक एक साप्ताहिक पत्र निकालने का प्रयास किया। मूक नायक नामक साप्ताहिक पत्र का संचालन किसने किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। किसने किया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। आगे बात आई पूना पैक्ट की। किसकी बात आई? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट दोस्तों, पूना पैक्ट कब हुआ था? देखो, इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन हुए थे और उसमें क्या हुआ था? जो भारत की स्वाधीनता है या स्वतंत्रता है, इस पर चर्चा की गई थी। जो संविधान निर्माण कार्य करने के लिए और अगर स्वतंत्र हो भी जाए तो देश में शासन का संचालन कैसे होगा, इन सभी बातों पर गोलमेज सम्मेलनों में चर्चा की गई थी। तो इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने हुए थे? 3। और अगर बात की जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्हीं का नाम सर्वप्रथम लिया जाएगा। इन्हीं का नाम सर्वप्रथम लिया जाएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में गए थे। कौन? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और एक और व्यक्ति थे, तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू, उन्होंने भी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन आए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को वरीयता दी जाएगी। आगे दोस्तों लिखा है सब पूना पैक्ट। देखो, तीनों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कहाँ गए? लंदन गए थे। कहाँ पर ये सम्मेलन हो रहे थे? लंदन हो रहे थे। लंदन में, इंग्लैंड में हो रहे थे। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए। तो वहां पर क्या हुआ? गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच बहस हो गई और जो भी बात वे कर रहे थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलितों के पृथक निर्वाचन से संबंधित बात कर रहे थे, लेकिन गांधी जी की इस पर असहमति थी। गांधी जी इस बात पर असहमत थे। तो वहां पर तीसरा गोलमेज सम्मेलन रद्द कर दिया गया और उसी बात को लेकर रद्द कर दिया गया और कहा गया कि इस बात पर अपनी सहमति लाओ और आगे तीसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए मतलब टाल दिया गया। उस समय दूसरा तो रद्द कर दिया गया जब इनमें सहमति नहीं बनी। किनमें? गांधी जी और अम्बेडकर में। गांधी और अम्बेडकर में जब वहां पर सहमति नहीं बन पाई तो वो सम्मेलन रद्द कर दिया गया और तीसरे की ओर टाल दिया गया था। तो वहां पर क्या हुआ? पूना पैक्ट। फिर आकर के यहाँ पर पूना पैक्ट हुआ है। जो चीज ये मांग रहे थे पूना पैक्ट, गांधी और अम्बेडकर के बीच ये समझौता हुआ है। गांधी अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ है। गांधी जी इसी जगह अनशन पर बैठ गए थे। कब बैठे थे? अम्बेडकर की ये हट थी कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन चाहिए और गांधी जी कह रहे थे कि पृथक निर्वाचन नहीं, पहले स्वतंत्रता मिल जाए तो तब बाद में देख लिया जाएगा। गांधी जी बाद में डाल रहे थे, लेकिन अम्बेडकर साहब कह रहे थे कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन चाहिए। वो दलितों की डिमांड उठा रहे थे, दलितों की दबे कुचलों की मांग उठा रहे थे। तो यहाँ पर गांधी जी अनशन पर बैठ गए। तो मदन मोहन मालवीय इनके कहने पर और एम.आर. जयकर और मदन मोहन मालवीय के कहने पर गांधी और अम्बेडकर में समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। वो कब हुआ था पूना पैक्ट? 1932 ईस्वी, 25 सितंबर 1932 ईस्वी में। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन में गांधी जी से असहमति हो गई। ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में असहमति हो गई। आगे क्या लिखा है? संविधान सभा में बंबई से हार गए। देखो, यहाँ पर असहमति हो गई। आगे चलते चलते जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तब संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बंबई से हार गए, लेकिन बंगाल से चुनाव जीत गए। बंबई से हारे कैसे? इन्हें हराया गया कि अम्बेडकर संविधान सभा में नहीं होने चाहिए। लेकिन
अम्बेडकर ने क्या किया कि बंबई से हारे तो बंगाल चले गए। कहाँ चले गए? बंगाल चले गए और वहां से चुनाव जीत गए। जो आज का बांग्लादेश है उसी इलाके में चुनाव लड़े थे संविधान सभा के लिए। लेकिन हुआ क्या, जब पाकिस्तान अलग हुआ था या फिर भारत का विभाजन हुआ था या बंटवारा हुआ था, तो जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान में चला गया। तो यहाँ की सदस्यता अम्बेडकर साहब की रद्द हो गई, वो सदस्य नहीं रहे। तो फिर क्या हुआ, इतने यहाँ तक आते आते लोग समझ गए थे, या जो संविधान सभा के सदस्य थे वो समझ गए थे, विशेषकर बी एन राव जो संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा, जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनसे कहा कि अम्बेडकर साहब का संविधान सभा में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा कानून के ज्ञाता हैं, महान शिक्षाविदी है, महान अर्थशास्त्री हैं और बहुत तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति हैं। तो उन्होंने अध्यक्ष साहब से कहा, किसने? बी.एन. राव, बेनीगल नरसिंह राव ने किससे कहा? जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे उनसे कहा। और उन्होंने किससे कहा? बीजी खेर से कहा। बीजी खेर बाल गंगा खेर से कहा। ये बाल गंगा खेर कौन थे? उस समय पीएम थे बम्बई प्रेसिडेंसी के, बम्बई प्रेसिडेंस के पीएम थे। उस समय मुख्यमंत्री का पद नहीं हुआ करता था, उस समय प्रधानमंत्री जी का ही पद हुआ करता था। इन्हें प्रधानमंत्री बोलते थे, किसे? बीजी खेर को प्रधान। तो ये पीएम थे। तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, अम्बेडकर जी को संविधान सभा में लाना जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, एम.आर. जयकर को इस्तीफा दिलवाया। बंबई से चुनाव कौन जीते थे? एम.आर. जयकर, मुकुंद राव जयकर। एम.आर. जयकर की फुल फॉर्म, एम.आर. जयकर का पूरा नाम क्या है? मुकुंद राव जयकर। इन्हें इस्तीफा दिलवाया और अम्बेडकर जी को दोबारा सदस्य बनाया। किसका सदस्य बनाया? संविधान सभा का। पहले क्या हुआ, बंबई से चुनाव हरवा दिया गया, या कहीं तो हार गए, बंगाल से चुनाव जीत गए, बंगाल पाकिस्तान में चला गया। फिर उन्हें तब तक आते आते लोगों को लग गया, या संविधान सभा के सदस्य थे उन्हें पता चल गया कि अम्बेडकर का संविधान सभा में रहना जरूरी है। तब बी.एन. राव ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा, और राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खेर से कहा, और बीजी खेर ने एम.आर. जयकर को इस्तीफा दिलवाया और अम्बेडकर जी को सदस्य बनाया। तब ये जाकर के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। कब? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। जो मुख्य समिति थी संविधान की, मुख्य समिति थी जिसे संविधान बनाने का, संविधान का प्रारूप तैयार करने का काम दिया गया था। उस समिति के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये 7 सदस्यों की समिति थी। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन हुआ। 7 सदस्यों की समिति थी, और जाकर के जब संविधान बन गया और प्रथम बार चुनाव हुए, तब ये लोकसभा के चुनाव हार गए, लेकिन राज्यसभा का चुनाव जीत गए। तो प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री कौन रहे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और होना भी चाहिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री। और इन्होंने क्या किया बाद में? 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को बौद्ध धर्म अपना लिया। ये हिंदू थे, महार जाति से थे, दलित समुदाय से थे, लेकिन इन्होंने हिंदू धर्म में रहना नापसंद किया, या कहीं तो पसंद नहीं किया, और 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को बौद्ध धर्म अपना लिया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में ये बौद्ध धर्म में चले गए, और अकेले नहीं गए, लगभग 5 लाख भारतीयों ने इनके साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। कितने लोगों ने? लगभग 5 लाख भारतीयों ने। आगे मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को। मृत्यु कब हो गई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक लंबे समय से बीमारी चलती आ रही थी, शुगर बीमारी के कारण, डायबिटीज के कारण इनकी मृत्यु हो गई। कब? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में। कहां पर हुई थी? दिल्ली में। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई, और इनका समाधि स्थल बना है चैत्य भूमि बम्बई में। समाधि स्थल कहाँ बना है? चैत्य भूमि बम्बई में। तो मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित इसमें जो भी जानकारी थी, ये पहली बात तो हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने समुदाय के लिए ही काम नहीं किया था, या कहें तो दलितों के लिए काम नहीं किया था, महिलाओं के लिए भी इन्होंने काम किया। महिलाओं के लिए इन्होंने जितना काम किया है उतना शायद मुझे लगता है कि भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया है। और इन्होंने महिलाओं, दलितों के साथ साथ
या फिर दबे कुचले वर्ग के जो लोग थे उनके साथ साथ पूरे देश के लिए काम किया है, क्योंकि संविधान पूरे देश का है। और संविधान सभा में जो भी इन्होंने बातें कही थी या संविधान सभा के सदस्य बने, तो संविधान सभा पूरे देश की सभा थी, ये किसी एक की सभा नहीं थी। और संविधान पूरे देश का है, पूरे देश में अभी भी संचालित हो रहा है। संविधान नियमों और कानूनों का वो दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलता है। क्या है? संविधान नियमों और कानूनों का है, लिखित या मौखिक कैसा भी हो सकता है, दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलता है। तो इन्होंने वो संविधान बनाने का काम किया जो दुनिया में सबसे बड़ा संविधान बना, जिसका निर्माण 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में किया गया था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के लंबे समय के बाद सबसे विस्तृत, सबसे बड़ा संविधान बना करके संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन्हें सौंपा था। किन्हें सौंपा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो मैंने बाबा साहब से संबंधित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव से संबंधित जो भी मुख्य बातें थी वो बताने का प्रयास किया है। और इस वीडियो को बहुत ज्यादा फैलाएं, इतना फैलाएं कि जो ये वीडियो सब उन लोगों के पास पहुंचे जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अकेले अपने समाज के लिए काम किया, उन्होंने देश के लिए कोई काम नहीं किया, या फिर वो गलत थे। ऐसी बातें जो कह रहे हैं उन लोगों को भी पता पड़े कि उनके विचार कैसे थे, उनके विचार कैसे थे, वो किस स्तर पर कार्य कर रहे थे। जिस व्यक्ति का अपमान होगा तो वो वहां से निकलने के लिए या फिर सम्मान पाने के लिए अपने लिए तो कोशिश करेगा ही, और अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी कोशिश करने का काम करेगा। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कोई गलत नहीं किया, अपने समाज के साथ साथ देश की महिलाओं के लिए, और देश की महिलाओं के साथ साथ बाद में फिर पूरे देश के लिए संविधान बनाने का काम किया। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत में ही नहीं दुनिया में प्रसिद्ध है, दुनिया में फेमस है। और अगर देखा जाए तो भारत में अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे अधिक मूर्तियां किनकी हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की हैं। ये कोई आम इंसान नहीं थे, ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे महान शिक्षाविद, ऐसे महान अर्थशास्त्री, ऐसे महान कानून के ज्ञाता सदियों के बाद देखने के लिए मिलते हैं, और जल्द देखने के लिए नहीं मिल पाते हैं, और जल्द देखने के लिए नहीं मिल पाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जितना अधिक कर पाए उतना शेयर करें, और लाइक जरूर लगाएं, लाइक जरूर ठोकें। ठीक है, जय हिंद।